हेलो दोस्त, कैसे हो आप? फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी 12वीं फेल बुक के पार्ट 5 के बारे में, क्योंकि इससे पहले का पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो जाकर अभी सुनिए, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। मेरे दोस्तों, ये बुक लिखा गया है अनुराग पाठक जी द्वारा। तो दोस्तों, मैं बसंती स्वागत करती हूँ आप सभी का संतोष रीडर यूट्यूब चैनल पर। तब चलिए अब ऑडियो बुक को सुनते हैं और जानते हैं इसके आगे का स्टोरी, यानी कि पार्ट 5 को। इंग्लिश आगे कोई रुकावट न डाले, इसलिए मनोज और पांडे ने मनोज के पुराने दोस्त रविकांत द्विवेदी के यहाँ इंग्लिश की कोचिंग शुरू कर दी। कोचिंग में 6 लड़कियाँ और 10-12 लड़के थे। एक दिन रविकांत सर ने क्लास में योगिता नाम की लड़की को किसी बात पर डांट दिया। योगिता की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बहाती योगिता पांडे को अचानक मासूम लगने लगी। आज पहली बार पांडे ने देखा कि योगिता की आंखें दूसरी लड़कियों से बड़ी और खूबसूरत है। पांडे की इच्छा इन बड़ी आंखों में डूबने की हो गई। मनोज के प्यार के विरोधी पांडे को आज अचानक योगिता से प्यार हो गया। पांडे को भी इस समय पढ़ाई की सख्त जरूरत थी, पर पढ़ाई के सबसे जरूरी समय में प्यार की जोंक उससे चिपक गई थी। अश्विन द्वारा कही गई प्यार के विषय में पहली बात पांडे के संदर्भ में सही सिद्ध हो चुकी थी। मनोज को ये जानकर सुकून मिला कि पांडे भी प्यार करने लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पांडे अब श्रद्धा का विरोध नहीं करेगा। पांडे और मनोज ने योगिता से दोस्ती बढ़ा ली। आईएएस की तैयारी करने वाले दोनों प्रेमियों के पास वक्त की कमी थी, जिस कारण योगिता को पांडे से प्यार करने के लिए राजी करने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसलिए योगिता के मन की थाह लेने दोनों एक दिन उसके घर पहुंच गए। योगिता ने मनोज से कहा, रवि सर आप लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आप लोग जरूर पीएससी में सिलेक्ट हो जाओगे। मनोज ने वक्त बर्बाद न करते हुए पांडे को एक योग्य प्रेमी के रूप में योगिता के दिल में स्थापित करने की कोशिश की। मेरा तो पता नहीं, पर पांडे जरूर सिलेक्ट हो जाएगा। लेखन क्षमता बहुत अच्छी है इनकी। कॉलेज में निबंध लेखन में हमेशा फर्स्ट आते थे। मनोज ने पांडे के विषय में एक काल्पनिक झूठ बोल दिया। पांडे के व्यक्तित्व में यह झूठ 4 चांद लगा रहा था। इसलिए मनोज के द्वारा पूर्व में बोले गए झूठ का विरोध करने वाले सिद्धांतवादी पांडे ने इस झूठ का खंडन नहीं किया। मनोज के इस झूठ का तत्काल असर हुआ। योगिता ने पांडे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पांडे को प्यार की ऐसी स्पीड की उम्मीद नहीं थी। वह योगिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि योगिता उसमें रुचि ले रही है। योगिता की मम्मी ने पोहे की प्लेट मेहमान के वेश में आए प्रेमियों के सामने रख दी। कुछ देर कमरे में चुप्पी रही। मनोज ने पांडे को देखा कि पांडे योगिता से कुछ कहे, पर पांडे पोहे खाने में व्यस्त रहा। मनोज ने पांडे को इशारा किया कि वो बातचीत आगे बढ़ाए। मनोज के इशारे से हड़बड़ाए पांडे ने योगिता से कहा, तुम्हारी मम्मी पोहे बहुत अच्छे बनाती है। मैंने आज तक इतने अच्छे पोहे नहीं खाए। मनोज जी के गांव में तो पोहे बनते ही नहीं हैं। ग्वालियर आकर ही इन्होंने पहली बार पोहे खाए हैं। हाँ, मनोज ने सर पीट लिया। पांडे समदर्शी था। वह योगिता से भी वैसी ही बातचीत कर रहा था जैसी वह जगदीश तोमर या अश्विन मुद्गल से करता था। योगिता के कमरे में एक सितार रखा था। सितार को देखकर पांडे की कुछ कहने की इच्छा हुई। उसने कहा, सितार कौन बजाता है? मैं कभी कभी बजाती हूँ, योगिता ने अपनी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा। पांडे ने योगिता से कहा, संगीत हमारे मन को बहुत सुकून देता है। मैं एक अच्छा गायक तो नहीं हूँ, पर एक अच्छा श्रोता हूँ। योगिता को पांडे का मजाक अच्छा लगा। उसने कहा, 6 श्रोता नहीं होंगे तो अच्छा गायक सुनाएगा किसे? पांडे ने योगिता के घर से विदा लेते समय योगिता से कहा, अगली बार तुम्हारा सितार सुनेंगे। पांडे ने एक बार और इस घर में आने की भूमिका बना दी। मतलब पांडे ने ये बता दिया कि अब रिश्ता लंबा चलना है, आना जाना लगा रहेगा। इतना कहकर उसने एक भरी हुई नजर योगिता के चेहरे पर डाली। योगिता की बड़ी सी आंखें झुक गई और योगिता मुस्कुरा दी। प्यार का अंकुर मन में लिए पांडे मनोज के साथ पीली कोठी आ गया। पांडे ने वापस आकर अपने कमरे में फैली किताबों को अजनबी निगाहों से देखा। कुछ किताबें पलंग पर खुली हुई पड़ी थी।
जिन्हें वह प्यार की तलाश में निकलने के पहले खुला हुआ छोड़ गया था। इन किताबों को उसने बंद करके रख दिया। दीवार पर चिपके टाइम टेबल में ये समय मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के पढ़ने का था। आज पांडे और मनोज योगिता से बात करने में वह समय बिता आए थे, इसलिए अब दोनों को पढ़ाई की चिंता सताने लगी। दिसंबर शुरू हो चुका था और मई के पहले रविवार को आईएएस प्रीलिम्स और उसके बाद यूपी मुख्य परीक्षा होनी है। पांडे ने बगल के कमरे में झांक कर देखा। वहां अश्विन मुद्गल चुपचाप अपनी किताबों में डूबा हुआ था। एक अजीब सा अपराधबोध मनोज और पांडे को महसूस हुआ। दोनों ने अपनी अपनी किताबें उठाई और पढ़ने बैठ गए। छूट चुकी मुगल अर्थव्यवस्था आधा घंटा पढ़ने के बाद पांडे के दिमाग में फिर से योगिता घूमने लगी। उसने इतिहास की किताब को बंद करके रख दिया और आंखें बंद करके लेट गया। अब मामला समानता का था। मनोज और पांडे दोनों प्यार में डूब चुके थे और सामने परीक्षाएं थी। पांडे ने हाल ही में रिलीज फिल्म मोहब्बतें का गाना अपने टेप पर चालू कर दिया, जिसके बोल थे सोनी सोनी अखियों वाली। गाना सुनकर वो योगिता की बड़ी और सोनी सोनी अखियों में डूब गया। ये नवनीत भसीन है। मनोज और पांडे का परिचय अश्विन ने एक लड़के से कराया, जो सफेद एलएमएल स्कूटर से पौली कोठी के गेट पर अश्विन के साथ खड़ा था। उस नए लड़के के हाथ में कुछ नोट्स थे। चारों गुप्ता के कमरे में आ गए। गुप्ता पूजा करके निपटा था और भोजन करने की तैयारी कर रहा था। अश्विन ने कहा, ये नवनीत भी पीली कोठी में रहकर तैयारी करना चाहता है। गुप्ता उत्साहित होकर बोला, बहुत बढ़िया। पीली कोठी में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। तुम्हें पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन में पूरी पीली कोठी में मेरा डंका बजता है। किसी को कोई भी समस्या आती है, सब मुझसे ही पूछने आते हैं। क्यों अश्विन? गुप्ता ने नवनीत को नौसिखिया मानते हुए अपने आप को विषय विशेषज्ञ घोषित कर दिया और अश्विन से अपनी योग्यता की स्वीकृति चाही। अश्विन ने गुप्ता का भ्रम बनाए रखा। उसने कहा, पीली कोठी क्या? गुप्ता का तो पूरे ग्वालियर में डंका बजता है। गुष्ठा के वक्तव्य को नवनीत ने चुनौती के रूप में ले लिया। नवनीत ने गुप्ता के साथ साथ पूरी पीली कोठी की ग्रेविटी जांचने का मन बना लिया। उसने अपने नोट्स निकाल लिए और एक प्रश्न इस समूह के सामने उछाल दिया। अच्छा चलिए बताइए, अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे। भारत सरकार से उनके किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझौते हुए? ये पूरी पीली कोठी की परीक्षा का अवसर था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ गुप्ता को नवनीत के इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, इसलिए प्रश्न सुनते ही उसे भूख लगाई। इस बार उसका डंका खामोश रहा। समय का सदुपयोग करते हुए गुष्ठा किचन से अपने भोजन की प्लेट ले आया, जिसमें आलू की सब्जी और घी में डूबी 4 रोटियां रखी थी। गुप्ता के गांव में भैंस पली हुई थी, इसलिए उसे घी की कोई कमी नहीं थी। औपचारिकतावश गुप्ता ने मेहमानों से भोजन के लिए पूछा, जिसे सभी मेहमानों ने शर्मवश मना कर दिया। गुप्ता ने अपने लिए केवल 4 रोटियां बनाई थी। मेहमानों के मना करने पर उसने राहत की सांस ली। गुप्ता को नवनीत के पूछे गए प्रश्न के उत्तर का और छोर भी नहीं पता था, इसलिए उसने खुद को इस परीक्षा से अलग ही मान लिया था। गुप्ता विरक्त भाव से घी में डूबी रोटियां खाता रहा। नवनीत ने चुनौती की तरह अपना प्रश्न याद दिलाया, बताइए। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा थी, इतना तो पता होना चाहिए। गुप्ता जी, आप तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेष रुचि रखते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। नवनीत ने जब ये बात गुप्ता से पूछी तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में था। नवनीत की चुनौती के कारण गुप्ता रोटी चबाना भूल गया और बड़ी बड़ी आंखें करके उत्तर याद करने का सफल अभिनय करने लगा, पर उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। फिर भी उत्तर याद करने का गुप्ता का अभिनय ऐसा था कि बस उत्तर उसकी जबान पर आ ही रहा है, लेकिन मुंह में रोटी होने का कारण वो बोल नहीं पा रहा। नवनीत ने वहां बैठे अश्विन, मनोज और पांडे को ललकारा, आप लोगों को पता है? किसी को उत्तर नहीं पता था। किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि पहली बार मिलने वाला लड़का उनकी परीक्षा ले सकता है।
अश्विन की पढ़ाई से भी जापानी प्रधानमंत्री के भारत आगमन की घटना छूट गई थी। अश्विन भी चुप रहा, पर नवनीत कट्टर था। उसने सभी परीक्षार्थियों को पराजित देखते हुए भी विषय नहीं बदला, पर उसने दया करते हुए प्रश्न को थोड़ा सरल कर दिया। नवनीत ने कहा, चलिए नाम ही बता दीजिए जापानी प्रधानमंत्री का। नवनीत की नजर में सरल प्रश्न शेष लोगों की नजर में जटिल ही बना रहा। प्रश्न सुनकर लोगों के चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। पहले प्रश्न जैसी स्थिति ही बनी रही। इस सरल प्रश्न का उत्तर भी चारों नहीं जानते थे। गुप्ता ने इस समय का बेहतर उपयोग किया और वो जूठे बर्तन मांजने चला गया। सभी ने नवनीत के सामने हथियार डाल दिए। नवनीत ने अपनी पढ़ाई युद्ध की तैयारी की तरह की थी। आज मौका पाते ही वो सामने बैठे लड़कों को अपना दुश्मन मानते हुए वो उन पर टूट पड़ा था। आज नवनीत को लग रहा था कि उसने अपने हथियारों से अपने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट दिया है और उसके दुश्मन युद्ध भूमि में पड़े तड़प रहे हैं। विजयी मुस्कान लिए नवनीत ने अपने लहूलुहान दुश्मनों से कहा, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता? उनका नाम है जुनिकिरो कोडजुमी। वे नीला कोट और लाल टाई पहनकर भारत आए थे। नवनीत का उत्तर सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। इतना सूक्ष्म अध्ययन कैसे कर सकता है कोई? सभी को नवनीत भयावह लगने लगा। मनोज और पांडे के पास इस पराजय के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नवनीत अगले दिन अपना सामान ले आया और पीली कोठी में कमरा लेकर रहने लगा। 28 नए साल के पहले दिन की उमंग ने मनोज को विचलित कर दिया। नए साल पर अगर वो श्रद्धा से बात नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? नए साल का बहाना उसके लिए एक अवसर था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। मनोज ने जब पांडे को अपना दर्द बताया तो योगिता के प्यार में डूबे पांडे को उसके प्यार का दर्द सच्चा लगने लगा। पांडे की इच्छा मनोज की सहायता करने की होने लगी। उसने काफी देर तक कमरे में श्रद्धा का फोन नंबर ढूंढा, पर फोन नंबर नहीं मिला। योगिता के प्यार के कारण दयालु हो चुका पांडे मनोज से कहता जा रहा था, मनोज परेशान मत हो, श्रद्धा का नंबर मिल जाएगा। 15 मिनट मेहनत करने के बाद पांडे को भी नंबर नहीं मिला। उदार पांडे को मनोज का दुस्खी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसके उर्वर दिमाग ने एक तरकीब मनोज को बताई, मनोज विकास सर की कोचिंग में जरूर होगा श्रद्धा के घर का नंबर। पांडे की तरकीब सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। मनोज और पांडे दृष्टि कोचिंग का नंबर लेकर एसटीडी पर चले गए। मनोज को दृष्टि कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम अच्छे से जानती थी। उसे लगा कि उसे कोचिंग से श्रद्धा का नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसने दृष्टि कोचिंग फोन लगाया। एक महिला की आवाज आई, नमस्कार, दृष्टि कोचिंग से बोल रही हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मनोज ने आत्मविश्वास से कहा, नमस्कार मैडम, मैं मनोज ग्वालियर से बोल रहा हूँ। दृष्टि में कोचिंग की है। मेरी मित्र श्रद्धा भी दृष्टि में पढ़ती थी। उनका फोन नंबर मिल सकता है? मैडम मनोज के आत्म परिचय से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। मैडम ने उत्तर दिया, जी नहीं, हम किसी का फोन नंबर नहीं दे सकते। मनोज को लगा कि मैडम ने उसे पहचाना नहीं है। उसने मैडम को अपना परिचय फिर से याद दिलाया, आप वर्मा मैडम बोल रही हैं ना? मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ ग्वालियर से। महिला ने रूखे स्वर में मनोज को जवाब दिया, वर्मा मैडम आज कोचिंग नहीं आई। मैं राखी बोल रही हूँ। श्रद्धा का फोन नंबर लेने की मनोज की ये आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैडम आप समझ नहीं रही हैं, श्रद्धा से बात करना बहुत जरूरी है। उनके आईएएस का परीक्षा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उसी के बारे में बात करना है। मनोज ने अपने पुराने पर अब तक न भूले उपयोगी हथियार झूठ का उपयोग किया, पर आज उसका ये हथियार भी बेकार चला गया। उसकी बात पूरी होती उसके पहले दूसरी तरफ से अपने काम में परिपक्व महिला ने फोन पटक दिया। उसने गुस्से में फिर से फोन लगाया। महिला ने फिर फोन उठाया। मनोज को लगा कि विकास सर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए इस बार सीधे विकास सर से ही बात करेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि विकास सर उसे निराश नहीं करेंगे। मनोज ने लड़की से कहा, विकास सर से बात कराइए, मैं उनका स्टूडेंट बोल रहा हूँ। मैंने इस बार आईएएस मेंस दिया है।
मनोज को लगा कि मैंस का नाम सुनकर महिला उसे जरूर महत्व देगी और उसकी मांग पूरी कर देगी, लेकिन अप्रभावित लड़की ने यंत्रवत जवाब दिया, विकास सर छुट्टी मनाने राजस्थान गए हैं। ये सुनकर मनोज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। बात वहीं आ गई जहां से चली थी। सारी मेहनत बेकार गई। श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिला। प्यार की तलाश में असफल हुए मनोज का दुखी चेहरा देखकर पांडे भी दुखी हो गया। मनोज के प्यार को मंजिल तक पहुंचाने को आतुर पांडे ने रास्ते में फिर एक नई सलाह मनोज को दे दी। मनोज, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। तुम्हें अल्मोड़ा की ओर कूच करना चाहिए। श्रद्धा को अपने दिल का हाल सुनाए बिना अब तुम नहीं रह सकते। ग्वालियर से अल्मोड़ा 1000 किलोमीटर है। मनोज कैसे जाएगा? फिर अल्मोड़ा में श्रद्धा से मिलेगा कैसे? क्या सीधे उसके घर चला जाएगा? उसके मम्मी पापा होंगे? क्या कहेगा श्रद्धा से? क्यों आया है? केवल फोन नंबर लेने? मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे, अल्मोड़ा जाना आसान नहीं है। उसके मन में अल्मोड़ा के नाम से भय और घबराहट पैदा हो गई। मनोज को दुविधा में देखकर पांडे ने उसे समझाया, मनोज, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते। नदी, नाले, पहाड़, पर्वत सब लांघ जाते हैं और तुम अल्मोड़ा तक नहीं जा पा रहे। है कितना दूर अल्मोड़ा? अभी निकलो तो सुबह अल्मोड़ा पहुंच जाओगे। योगिता के प्यार में डूबे पांडे को अब दुनिया के सारे प्रेमी अपने हमदर्द नजर आ रहे थे, जिनकी मदद करने को वो उतावला हो रहा था। पांडे द्वारा कठिन यात्रा के सरलीकरण से मनोज को बल मिला। उत्साहित होकर मनोज अल्मोड़ा जाने के लिए तैयार हो गया। पांडे के पास हिंदी साहित्य के कुछ नोट्स पड़े हुए थे। पांडे ने कहा, मनोज, लो ये नोट्स रख लो। ये नोट्स श्रद्धा के घर में घुसने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। दुश्मन के एरिया में घुसने के लिए हथियार सौंपने की तरह पांडे ने मनोज को हिंदी के नोट्स दे दिए। पांडे ने 500 रुपए मनोज को दिए। कुछ पैसे मनोज के पास भी थे। पांडे मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ आया। मनोज को छोड़ने के बाद पांडे ने एसटीडी से योगिता को फोन लगाया और हंस हंस कर फोन पर बात करता रहा। 29 दिल्ली पहुंचकर मनोज को आनंद विहार बस अड्डे से अल्मोड़ा के लिए हिना ट्रेवल्स की बस मिल गई। रात भर वो यही कल्पना करता रहा कि अल्मोड़ा में श्रद्धा से कैसे मिलेगा। श्रद्धा उसे अचानक देखेगी तो क्या सोचेगी? उसके मम्मी पापा से मनोज क्या बहाने बनाएगा? पर कुछ न कुछ तो रास्ता जरूर निकलेगा, ऐसा सोचकर मनोज अल्मोड़ा आने का इंतजार करता रहा। सुबह हो गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसे दिख रहे थे। इन पहाड़ों के ऊपर घने धुएं से बादल तैर रहे थे। उसे लग रहा था कि बस के बाहर हाथ बढ़ाकर वह इन बादलों को छू सकता है। बादलों के साथ धुंध भी चारों तरफ फैली हुई थी। इस धुंध के कारण बस अब रेंग रेंग कर चल रही थी। किताबों में पढ़ा और श्रद्धा से सुना खूबसूरत अल्मोड़ा मनोज की आंखों के सामने था। वो बादल और धुंध के कारण अल्मोड़ा के पहाड़ी सौंदर्य को ठीक से नहीं देख पा रहा था। श्रद्धा भी शायद किसी धुंध के पीछे कहीं अदृश्य सी थी। मनोज की घबराहट कम नहीं हुई। क्या वह अपने प्यार का इजहार श्रद्धा से कर पाएगा? क्या श्रद्धा उसकी तड़प को महसूस कर पाएगी? या वह केवल बहाना बना देगा कि किसी काम से अल्मोड़ा आया था तो सोचा तुमसे मिल लूं? पता नहीं क्या होगा। उसने आंखें बंद कर ली। अल्मोड़ा पहुंचकर मनोज एक सस्ते से लॉज में जाकर तैयार हुआ और पांडे द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के नोट्स का लिफाफा लेकर बाहर सड़क पर आ गया। उसने श्रद्धा से अल्मोड़ा के बारे में बहुत कुछ पूछा था। श्रद्धा ने बताया था कि अल्मोड़ा में माल रोड है। माल रोड से नीचे सर्वोदय नगर है। यहीं से 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर उसका घर है। जिन सीढ़ियों पर रोज श्रद्धा जाती थी, आज वो उन सीढ़ियों पर था। इन सीढ़ियों पर श्रद्धा के नजदीक होने का एहसास उसे हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह सीढ़ियां उतर रहा था, वैसे वैसे उसके भीतर का आत्मविश्वास भी कम होता जा रहा था। उसके पैरों की गति कम होने लगी। 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर मनोज एक बड़े से घर के सामने आ गया। घर के दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी थी, जिस पर लिखा था गणेश चंद्र जोशी, प्रोफेसर। घर के अंदर बड़ा सा बगीचा था, जिसमें कई रंगों के फूल और सब्जियां लगी हुई थी।
मनोज की हिम्मत अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर आकर जवाब दे गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रद्धा का सामना कैसे करेगा, क्या कहेगा उससे। उसकी सारी कल्पना, सारी रणनीति गायब होती हुई दिखने लगी। मनोज ने हिम्मत करके घर की घंटी बजाई। उसे अब अपनी धड़कनों की धमक का शोर खुद सुनाई दे रहा था। कुछ देर तक किसी ने घंटी की आवाज नहीं सुनी। अगर कुछ देर तक कोई न आए तो उसे लगने लगा कि वो गिर पड़ेगा। उसमें खड़े रहने की ही शक्ति नहीं बची। क्या प्रेमिका के घर पहली बार आने पर ऐसा ही लगता है? उसका ये अनुभव एकदम नया और अकथनीय था। उसके पैर अब कांप रहे थे। तभी एक नौकर नुमा लड़का बाहर आया। मनोज ने 2-3 लंबी सांसें लेकर गले को बोलने लायक बनाया और उस लड़के से बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ, श्रद्धा जोशी से मिलना है। लड़का मनोज से पीछे आने को कहकर आगे आगे चलने लगा। वह अब उस घर में था जहाँ उसकी श्रद्धा रहती है। वो अब उस बगीचे से गुजर रहा था जिसका एक एक पौधा, गुलाब, गेंदे, सेवंती के फूल श्रद्धा के हाथ के स्पर्श से खिलखिला रहे हैं। लड़का उसे बैठक में बिठाकर अंदर चला गया। मनोज को कांच की अलमारी में वाद विवाद, निबंध, गायन प्रतियोगिता में जीती ढेर सी ट्रॉफियां और कप दिखाई दिए। हर एक पर श्रद्धा जोशी नाम लिखा है। पास ही एक तस्वीर टंगी थी जिसमें श्रद्धा रंगोली निकाल रही थी। श्रद्धा को तस्वीर में देखकर उसने सुकून की लंबी गहरी सांस ली, जैसे उसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। मनोज अब श्रद्धा के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था। श्रद्धा का अब तक कोई अता पता नहीं था। उसकी नजरें श्रद्धा को ढूंढ रही थी। उसके कान श्रद्धा की आवाज सुनने को तरस रहे थे। तभी अंदर से श्रद्धा की मम्मी आ गई। मनोज ने श्रद्धा की मम्मी को नमस्ते किया। आंटी जी में दिल्ली में श्रद्धा के साथ पढ़ता था। श्रद्धा की मम्मी ने अभी तक श्रद्धा को नहीं बुलाया था। क्या पता पहले वह मनोज को परख लेना चाहती हो, फिर श्रद्धा को बुलाएं, या मुरैना की माताओं जैसे किसी अनजाने लड़के से अपनी लड़की को न मिलने देने का रिवाज अल्मोड़ा में भी हो। उसे को समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है। श्रद्धा कहाँ है? ऐसा तो नहीं श्रद्धा घर पर न हो, कहीं बाहर गई हो। कई तरह के प्रश्न, आशंकाएं, उम्मीदें मनोज के मन में आ जा रही थी। तुम दिल्ली के रहने वाले हो? श्रद्धा की मम्मी ने मनोज से पूछा। उसे अब मम्मी को जवाब देने थे। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मनोज ने छोटा सा उत्तर दिया। मनोज मम्मी से ज्यादा बात करना नहीं चाहता था, पर मम्मी के पास आज शायद पर्याप्त समय था। ग्वालियर, भिंड, मुरैना का तो बहुत नाम सुना है, मम्मी ने मनोज से कहा। मनोज को ये सुनकर अच्छा लगा कि उसके शहर का नाम दूर पहाड़ों तक रोशन है। मम्मी ने अपनी अधूरी बात पूरी की। अभी भी वहाँ डाकू बंदूक लिए दिख जाते हैं क्या? सुना है बहुत लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं, बात बात पर बंदूक चला देते हैं। संगीत की शिक्षिका अब समाज शास्त्र में रुचि ले रही थी। अपनी की गई प्रशंसा की वह व्याख्या कर रही थी। मनोज को ये चर्चा अपने भविष्य के लिए खतरनाक लगने लगी। उसे पता नहीं था कि चंबल की बंदूकें बिना चले अल्मोड़ा तक खौफ पैदा करती है, पर उसने बात संभालने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं है। पढ़ाई में ग्वालियर बहुत आगे है। ग्वालियर का सिंधिया स्कूल तो पूरे देश में फेमस है। मनोज ने सिंधिया स्कूल का नाम सुना था। अपने इलाके के समर्थन में मनोज ने देश भर में प्रसिद्ध सिंधिया स्कूल के नाम का सहारा लिया। इतने बड़े स्कूल का नाम सुनकर श्रद्धा की मम्मी आगे कुछ नहीं बोली। श्रद्धा की बात को छोड़कर मम्मी सब बातें कर रही थी। मनोज को समझ नहीं आ रहा कि वह कैसे मम्मी से कहे कि श्रद्धा को बुला दे। उसने पांडे के दिए हुए हिंदी साहित्य के नोट्स लिफाफे में से निकालकर अपने हाथ में ले लिए और मम्मी से बोला, आंटी जी, ये नोट्स श्रद्धा के लिए लाया था। श्रद्धा की मम्मी ने अब जाकर रहस्य खोला। श्रद्धा तो इंटर्नशिप करने हरिद्वार गई है। लाओ ये नोट्स मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। कल्पना और सपनों का बड़ा सा महल भर भराकर जमीन पर गिर पड़ा और अदृश्य हो गया। बड़ी सी योजना शुरू होते ही समाप्त हो गई। उसका आना निरर्थक हो गया। मनोज को लगा
पर जल्दी हार न मानने वाले मनोज ने अपनी आदत के अनुसार समस्या से जूझना नहीं छोड़ा। मनोज ने हिम्मत करके मम्मी से कहा, श्रद्धा का फोन नंबर है? मेरे पास था पर मुझसे कहीं खो गया। मनोज ने इस बात की चिंता छोड़ दी कि श्रद्धा की मम्मी उसके बारे में क्या सोच रही होगी, लेकिन श्रद्धा की मम्मी उदार निकली। उन्होंने श्रद्धा के हॉस्टल का फोन नंबर मनोज दे दिया। मनोज वापस बस स्टैंड आ गया। उसके पास श्रद्धा का फोन नंबर आ चुका था। उसने अल्मोड़ा से विदा होने के पहले श्रद्धा से बात करना चाहिए। उसने बस स्टैंड के पास से श्रद्धा को हरिद्वार हॉस्टल फोन लगाया। घंटी जा रही थी। धड़कनें फिर बढ़ने लगी। बात न करो तब भी बेचैनी, और बात करने को तैयार हो तब भी बेचैनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करे। वह इंतजार करता रहा। घंटी जा रही थी। किसी महिला ने फोन उठाया तो उसने कहा, मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, श्रद्धा जोशी से बात करना है। महिला ने कहा, रुकिए बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद श्रद्धा फोन पर आ गई। मनोज अब वो आवाज सुनने वाला था जिसके लिए वो पता नहीं कब से तरस रहा था। दिल थाम कर खड़ा रहा। हेलो, क्या यही वह आवाज है जो उसके लिए संजीवनी है, जिसे सुनना उसके लिए सांसें लेने जैसा है, जो दुनिया की सबसे प्यारी आवाज है? क्या इसी आवाज को सुनने के लिए वो यहाँ इतनी दूर आया है? मनोज कुछ नहीं बोल सका। फोन में से फिर आवाज आई, हेलो, कौन है? अब मनोज चुप नहीं रह सकता था। मैं मनोज बोल रहा हूँ, श्रद्धा। मनोज तुम? श्रद्धा मनोज को पहचान गई। उम्मीद, कल्पना, सपने, फैंटेसी गायब हो गई थी। यथार्थ सामने था। क्या तुम अल्मोड़ा से बोल रहे हो? श्रद्धा ने आश्चर्य से कहा, हाँ, मैं अल्मोड़ा से ही बोल रहा हूँ। मनोज ने बेहोशी के अंदाज में बोला, अल्मोड़ा क्यों आए हो मनोज? श्रद्धा को लगा कि मनोज किसी काम से अल्मोड़ा आया है। तुमसे मिलने आया था। मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल पाया। क्या मेरे घर गए थे? श्रद्धा के स्वर में तल्खी थी। श्रद्धा समझ गई थी कि मनोज को उसके घर से ही हरिद्वार का फोन नंबर मिला है। तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा मुझसे मिलने आए हो? पूछ सकती हूँ क्यों? श्रद्धा अब असहज हो रही थी। मनोज का उतावलापन उसे पसंद नहीं आ रहा था। क्या श्रद्धा दिल्ली को पूरी तरह भूल गई है? क्या लड़कियां इतनी जल्दी सब भूल जाती हैं? क्या लड़कियों की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर होती है? या लड़कियां सब भूलने का अभिनय करती है? मनोज को समझ नहीं आया, पर उसे सब याद था। एक एक पल जो श्रद्धा के साथ बिताया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रद्धा। मैं तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आंखें बंद किए, आंखों में श्रद्धा को बसाए। लरचती हुई आवाज में, डगमगाते स्वर में मनोज ने श्रद्धा से वो कह दिया जिसे कहने के लिए वो अल्मोड़ा आया था। आर यू मेड मनोज? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें समझदार और अच्छा लड़का समझती थी। आगे से मुझे फोन मत करना। बिजली सी कड़की और मनोज के दिल पर गिर पड़ी। फोन पर हूँ की टोन बजती रही। अमृत पिलाने वाली आवाज ने मनोज का साथ छोड़ दिया। अभी तक प्यार को आसान समझाने वाला मनोज समझ गया था कि प्यार उतना आसान नहीं है जितना वह समझ बैठा था। प्यार अब अपने मूल स्वभाव में था, कठिन और दम घोंटने वाला। आंसुओं से पूरा टेलीफोन भीग चुका था। आंसुओं में डूबा चेहरा लिए मनोज एसटीडी के बाहर ही बस स्टैंड पर बैठा रहा। उसे श्रद्धा से ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी। क्या वास्तव में श्रद्धा के मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है? क्या यह सब केवल उसके मन की कल्पना थी? वह चुपचाप वही बैठा रहा। फिर उसकी आंखों के सामने श्रद्धा का भोला चेहरा आ गया। मनोज सोचने लगा, नहीं, मैं किसी को भी पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा सबसे अच्छी है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। मेरी ही गलती है जो उसके घर पहुँच गया। मुझे अल्मोड़ा नहीं आना चाहिए था। कुछ देर पहले श्रद्धा के व्यवहार से दुखी मनोज ने श्रद्धा के प्रति अपने भरोसे और प्यार को कम नहीं होने दिया। तभी मनोज को किसी की आवाज सुनाई दी, आप मनोज शर्मा हैं? ये एसटीडी वाला था। आपका फोन है, उसने कहा। मनोज फिर एसटीडी पर पहुंचा। श्रद्धा फिर से फोन पर थी।
इस बार उसने अपनी नाराजगी को छुपाते हुए मनोज से कहा, मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा मिस एग्जाम कैसा गया? प्यार की तलाश में 1000 किलोमीटर दूर आए मनोज को अब अपनी पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड श्रद्धा को देना था। उसके जीवन की असफलताओं की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई थी। उसने अपना मेंस एग्जाम इंग्लिश के पेपर में गलत एस्से लिखने के कारण अधूरा छोड़ दिया था। श्रद्धा उससे उसकी यही उपलब्धि पूछ रही थी। मनोज से श्रद्धा से कहा, मैंने मेंस पूरा नहीं दिया, इंग्लिश कॉम्पल्सरी पेपर में एस्से गलत लिख दिया था। मनोज ने झिझकते हुए अपने अधूरे एग्जाम की कहानी श्रद्धा को कह सुनाई। श्रद्धा कुछ देर खामोश रही। फिर श्रद्धा ने मनोज को समझाते हुए कहा, मनोज, इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मुख्य परीक्षा देने को मिलती है और वह तुमने अधूरी छोड़ दी। अपनी उन कमियों को दूर करने की जगह तुम यहाँ अल्मोड़ा बेकार की बातों को दिमाग में लिए चले आए। क्या इस तरीके से तुम कभी एग्जाम में सफल सकते हो? तुम ही बताओ। मनोज कहना तो चाहता था कि तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। वह चुपचाप फोन पर श्रद्धा को केवल सुनता रहा, लेकिन श्रद्धा की बातों से उसे लग रहा था कि उसका रीता मन फिर से भरने लगा है। उस भरे मन में अब कहीं कोई भय या आशंका नहीं बची, न श्रद्धा के प्रति न अपनी सफलता के प्रति। 30 मनोज जिस प्यार की तलाश में अल्मोड़ा गया था, वो प्यार तो उसे नहीं मिला, लेकिन प्यार की जगह उसे श्रद्धा की उम्मीद और भरोसा जरूर मिल गया था। इसी उम्मीद और पढ़ाई के संदेश को मन में बसाए वो वापस ग्वालियर आ गया। दूसरे अटेम्प्ट की आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 3 महीने बचे थे। मनोज ने अपने मन की बात डायरी में लिखी, मैं तुम्हारी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। तुमने मुझे सही राह दिखाई है। यदि मैं अल्मोड़ा नहीं जाता तो शायद मुझे ये रास्ता भी दिखाई नहीं देता। अब मेहनत के दिन आ गए। अब मुझे लगातार मेहनत करना चाहिए। दिन के 11 बज चुके थे। मनोज और पांडे ने तय किया कि वे दोनों आज लगातार शाम तक पढ़ेंगे। साथ के कमरों में अश्विन, नवनीत और गुप्ता भी पढ़ रहे थे। तभी पीली कोठी के नीचे की एसटीडी पर योगिता का फोन आ गया। योगिता ने फोन पर कहा कि वह मिलने आ रही है। पांडे का दिन भर पढ़ने का विचार पीछे छूट गया। पांडे ने नहा धोकर जीन्स टी शर्ट पहनी और योगिता का इंतजार करने लगा। देखने के लिए सामने इतिहास की किताब खुली थी, लेकिन पांडे उस किताब में कुछ पढ़ नहीं रहा था। पांडे ने व्यर्थ खुली किताब को कष्ट देना बंद कर दिया और किताब बंद करके रख दी। पूरी दोपहर ऐसे ही इंतजार करते हुए उसकी कट गई, पर योगिता नहीं आई। न पढ़ाई हुई। वह कभी छत पर जाता, कभी नीचे। वह पीली कोठी में योगिता के इंतजार में मचलते भूत की तरह भटकता रहा। पांडे ने प्रेमिका के इंतजार का कठिन समय काटने के लिए दूसरे लड़कों के कमरों में ताक झांक शुरू की। अश्विन और नवनीत पढ़ाई कर रहे थे। उससे बात करने के मूड में कोई नहीं था। योगिता अभी तक नहीं आई थी। पांडे को अभी कुछ और वक्त बिताना था, इसलिए वो नवनीत के कमरे में चला गया। पांडे को देखकर नवनीत के कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्थात नवनीत नहीं चाहता था कि पांडे वहां खड़ा रहकर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करे। कुछ देर नवनीत का सपाट चेहरा बना रहा तो पांडे समझ गया कि नवनीत चाह रहा है कि पांडे वहां से चला जाए। पांडे अपने मन में नवनीत को गालियां देता हुआ उसके कमरे से बाहर चला गया। इन पूरे 4-5 घंटे में पांडे ने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा। 5 बजे योगिता आई। प्रेमी पांडे ने 4-5 घंटे बाद राहत की सांस ली। योगिता ने बड़ी सी आंखें नचाते हुए कहा, सॉरी लेट हो गई। 20 तारीख को मेरी दीदी की शादी है। इतना कहकर योगिता ने शादी का एक कार्ड निकालकर पांडे के सामने टेबल पर रख दिया। योगिता ने मुस्कुराकर दोनों से कहा, आप दोनों शादी में जरूर आइए। इतना कहकर योगिता चली गई। 5 घंटे के इंतजार के बाद पांडे को अपनी प्रेमिका का 5 मिनट का साथ ही नसीब हुआ, पर 5 मिनट का साथ भी विरही प्रेमी को जीवित रखने के लिए पर्याप्त था। वह लंबी सांस लेकर पलंग पर लेट गया। ये सुख की सांस थी। उसने महसूस किया कि अब वह पढ़ सकता है। आईएएस की प्रीलिम्स के लिए अब माहौल सकारात्मक है।
उसने किताब उठा ली। 10 मिनट किताब पकड़े रहने के बाद पांडे ने योगिता की दीदी की शादी का कार्ड उठा लिया और उसे बहुत बारीकी से निहारता रहा। फिर उसकी इच्छा हुई कि अब टेप पर गाने सुने जाए। उसने फिर से मोहब्बते फिल्म का गाना लगा दिया। सोनी सोनी अखियों वाली गाने की आवाज फुल थी। शायद पास के कमरे में नवनीत को इस गाने से पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था। नवनीत ने आकर मनोज से कहा, मनोज गाने की आवाज कम कर दो। मनोज ने गाने की आवाज कम कर दी। नवनीत मनोज को धन्यवाद देकर चापस अपने कमरे में चला गया। पांडे ने मनोज से कहा, ये नवनीत पढ़ने का अभिनय बहुत करते हैं। हम क्या पढ़ाई नहीं करते? हमें तो गाने से भी डिस्टर्ब नहीं होता। उल्टे जब गाना चलता है तो हम और अच्छा पढ़ते हैं। पांडे ने उसके बाद नवनीत को मन भरकर गालियां दी। 31 मनोज के पैसे खत्म हो गए थे। उसे पता चला कि पिता गांव आए हैं तो वह पिता से मिलने और आगे की पढ़ाई के लिए पैसे लेने गांव चला गया। बस से उतरते ही पुलिया पर उसे विष्णु और बल्ले मिल गए। विष्णु सरकारी स्कूल में संविदा शिक्षक बन गया था। मनोज को देखते ही विष्णु बोला, क्यों मनोज आ गया? कब तक बनेगा डिप्टी कलेक्टर? बहुत साल हो गए अब तो। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि गांव में प्रवेश करते ही उसे इस तरह का व्यंग्य सुनना पड़ जाएगा। उसने विष्णु को समझाते हुए कहा, हो जाएगा गोविंद, समय लगता है। पर विष्णु अपने पुराने 12th फेल दोस्त का स्तर जानता था। विष्णु मानता था कि मनोज सिर्फ मस्ती मजे के लिए ग्वालियर में रह रहा है। उसकी नजर में मनोज को शहर की हवा लग चुकी है। तू मुझे पागल नहीं बना सकता। मैं जानता हूँ तुझे और तेरी पढ़ाई को। विष्णु को मनोज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। विष्णु के साथ मनोज का एक और दोस्त बल्ले भी वहीं खड़ा था। बल्ले ने टेम्पो चलाना बंद कर दिया था। वो जौरा में कंस्ट्रक्शन का काम करने लगा था। उसने मनोज पर व्यंग्य करते हुए कहा, जे मूंछे काय कटाए लई, चश्मा लगाए लो। मोय तो ते लच्छिन ठीक ना लग रहे। मोय तो लागते कि तैने मोड़ी फसाए लई है ग्वालियर में। देखिए भैया नाक ना कटाए दिए गांव की। सिंधी पंजाबिन के चक्कर में तो ना फंस गयो। मनोज को बल्ले की बात बुरी लगी, लेकिन उसने बल्ले की बात को अनसुना कर दिया। मनोज अपने दोस्तों से बिना कुछ कहे अपने घर की ओर बढ़ गया। पिता कमरे के बाहर बरामदे में अपने कागज लिए बैठे थे। दीपक कहीं बाहर गया हुआ था। माँ पड़ोस में चर्चा के लिए गई थी। छोटी बहन रजनी ने मनोज को देखा तो दौड़कर भैया से गले लग गई। गांव आते ही मनोज को लगा कि श्रद्धा कितनी दूर की कल्पना है। वह श्रद्धा का घर और उसका खूबसूरत शहर अल्मोड़ा देख आया था। श्रद्धा के शहर और उसके घर के सामने मनोज का ये घर, उसका गांव कितना घटिया, कितना कमजोर है। यहाँ इस माहौल में जहाँ किसी को बात करने की तमीज नहीं है, सब गंदा बोलते हैं, व्यंग्य करते हैं। कहा श्रद्धा का घर, कहा उसके पढ़े लिखे माता पिता, और कहा उसका गांव, उसके घर का ये माहौल। उसे समझ आ गया कि श्रद्धा को लेकर उसकी कल्पना कितनी अव्यवहारिक है। पिता के पास पहुंचकर मनोज ने उनके पैर छुए और जमीन बैठ गया। पिता ने उसे देखा तो हुंकारते हुए बोले, हूँ कब आयो? मनोज के जवाब का इंतजार किए बिना पिता ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। पिता, अब वे फिर मेरो ट्रांसफर करबो चाह रहे हैं। देखे कैसे करते हैं। मैं सबकी खटिया खड़ी कर देंगी। क्या समझता है डिप्टी डायरेक्टर? बेईमान साला। 1 साल से पिता की नौकरी व्यवस्थित चल रही थी, पर पिता ने अब फिर से जंग खा रहे अपने हथियारों को चमकाना शुरू कर दिया था। मनोज समझ गया कि पिता विश्राम के बाद फिर से जंग के लिए तैयार हो गए हैं। कभी भी वो फिर से सस्पेंड हो सकते हैं। मनोज ने आज पहली बार अपने पिता से घर की अर्थव्यवस्था को ठीक बनाए रखने की विनती की। पापा 2-3 साल ठीक से नौकरी कर लो। मेरी पढ़ाई चल रही है। दिल्ली जाऊंगा कोचिंग के लिए। दिल्ली में पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस तरह की विनतियों का असर पिता पर कभी नहीं हुआ। पिता बोले, तू जानता नहीं है इन लोगों को, बहुत हरामी है। मैं सबको ठीक कर दूंगा। मनोज समझ गया कि संकट बढ़ने वाला है। पिता फिर से संघर्ष के मूड में आ चुके हैं। अब उन्हें किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता।
किसी भी दिन खबर आ सकती है कि पिता सस्पेंड हो गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली जाए बिना सिलेक्शन नहीं होगा। आईएएस प्रीलिम्स ग्वालियर से निकल सकती है, पर मुख्य परीक्षा के लिए दिल्ली जाना जरूरी था। मनोज अगले दिन मां से 2000 रुपए लेकर वापस ग्वालियर चला गया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि वो व्यर्थ ही इतने बड़े सपने देख रहा है। आईएएस, श्रद्धा, पीएससी। उम्मीद के साथ गांव जाने वाला मनोज लौटते समय अपने साथ नाउम्मीदी और हताशा लेकर आया था। योगिता की दीदी की शादी में जाने के लिए पांडे और मनोज तैयार हो गए। अश्विन के पास लाल रंग की मारुति कार थी। कार से प्रेमिका के यहाँ जाने से पांडे का प्रभाव बढ़ता, इसलिए पांडे ने योगिता की दीदी की शादी में जाने के लिए अश्विन को भी तैयार कर लिया। शादी के सुस्वादु भोजन के बदले अपनी कार ले जाने को अश्विन तैयार हो गया। पांडे, मनोज और अश्विन तीनों शादी में पहुंच गए। योगिता ने तीनों मेहमानों का स्वागत किया। पांडे आज योगिता के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। वो अपनी पसंद पर गर्व कर रहा था। उसने अश्विन को कोहनी मारते हुए कहा, देखो अश्विन, योगिता कितनी सुंदर है। अश्विन स्पष्ट उद्देश्य से आया था। उसे इन बेकार की बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसने व्यर्थ समय बर्बाद नहीं किया। वो खाने के स्टॉल तलाशने लगा और अपनी प्लेट सजा के पांडे के पास आकर खड़ा हो गया। अश्विन, पांडे मटर पनीर अच्छा बना है, तुम भी प्लेट ले लो। ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, चलकर पढ़ना भी है। अश्विन ने पांडे को इस रोमांटिक मौके पर पढ़ाई की याद दिला दी, पर पांडे की भूख प्यास मर चुकी थी। पढ़ाई वो भूल चुका था। वह चारों तरफ चहकती हुई, मुस्कुराती हुई योगिता को ही देख रहा था। योगिता कभी मेहमानों से बात करती, कभी किसी बात पर हंसती दिखाई देती। पांडे ने इस बार मनोज से कहा, देखो मनोज, योगिता कितनी खुश है। मनोज ने पांडे को संतुष्ट किया, मुझे तो लगता है कि वह तुम्हारे आने के कारण ही ज्यादा खुश है। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही। अश्विन ने बहुत दिनों से दही बड़ा नहीं खाया था। उसने दही बड़ा खाते हुए कहा, पांडे दही बड़ा अच्छा बना है, खाओगे? योगिता के सौंदर्य में डूबने के कारण पांडे को भूख नहीं लग रही थी। तुम ठूंस लो पहले, पांडे ने अश्विन से गुर्राते हुए कहा। मनोज कहीं खोया हुआ था। पांडे की नजर सिर्फ योगिता पर टिकी हुई थी, हंसती और खिलखिलाती बड़ी बड़ी आंखों वाली योगिता पर। उत्सव और सौंदर्य के इस माहौल में मनोज को श्रद्धा की याद सताने लगी। एक प्रेमी अपनी दूरस्थ प्रेमिका को याद कर रहा था, दूसरा प्रेमी अपनी निकटस्थ प्रेमिका को निहार रहा था। पांडे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि योगिता उसी के कारण आज बेहद खुश है। अश्विन के मुंह में कड़ी और चावल भरे हुए थे। वह पांडे की बात पर हंसना चाहता था, पर इस डर से चुप रहा कि हंसने से उसके मुंह के कड़ी चावल गिर जाएंगे। पर फिर भी मुंह में कड़ी चावल भरे हुए ही अश्विन ने मजबूरी में अपने मन की बात कह दी, पांडे तुम्हारी आंखें फूट गई है क्या? अश्विन बिन बुलाई शादी में केवल भोजन करने आया था, पर वह अपने दूसरे दायित्व भी निभाना चाहता था। उसने पांडे को यथार्थ के दर्शन कराने का अपना दायित्व निभाया। पांडे को समझ नहीं आया कि अश्विन क्या कहना चाहता है। उसने अश्विन से गुस्से में पूछा, उल्टी सीधी बातें बहुत करते हो तुम्हें यहाँ लाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बताओ अब क्या कहना चाहते हो? अश्विन की नजर बारीक थी। उसने पांडे को वह दिखाया जो प्यार में अंधा पांडे नहीं देख पा रहा था। अश्विन ने चाशनी वाले गरम गुलाब जामुन का आनंद लेते हुए पांडे से कहा, योगिता तुम्हारे कारण नहीं चहक रही है पांडे। वो देखो काले कोट में तुमसे लंबा और सुंदर लड़का बड़ा है ना, उसके कारण चहक रही पांडे। और मनोज ने देखा कि योगिता एक स्मार्ट लड़के से हंस हंस कर बात कर रही है। बात करते करते कभी योगिता शर्मा जाती, कभी मुस्कुरा जाती। पांडे ने अश्विन का विरोध किया, अश्विन तुम विघ्न संतोषी हो। यहाँ कई लोग हैं जो योगिता के मेहमान हैं। हंसकर बात करना मेहमान का धर्म है। मत मानो पांडे, यदि नहीं मानना है तो, पर उस लड़के से ही चक्कर है योगिता का। तुम बेकार ही बीच में कूद रहे हो। अश्विन ने आत्मविश्वास से कहा। पांडे अब चौकन्ना हो गया। अश्विन की लगाई आग अब भड़क रही थी। पांडे को उम्मीद नहीं थी
कि योगिता उसके कारण नहीं, किसी और लड़के के कारण खुश है। अश्विन का खाना पूरा हो गया था, पर अभी कॉफी बची हुई थी। अश्विन कॉफी पीने लगा। उसने कॉफी पीते हुए फाइनल निर्णय सुनाया, पांडे, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हारी योगिता ने तुमसे ज्यादा स्मार्ट और संभावनाशील लड़का ढूंढ लिया है। चलो अब चलकर पढ़ाई करो। पांडे अब तनाव में था। उसने चिढ़कर कहा, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मैं खुद पता लगाता हूँ। मनोज रोकता रहा पांडे को, पर पांडे वहां पहुंच गया जहां योगिता उस लड़के से बात कर रही थी। मनोज को डर था कि पांडे कहीं कोई बवंडर न कर दे। मनोज ने अश्विन से कहा, ये पांडे कहीं कुछ उल्टा सीधा न बोल दे योगिता से। मनोज पांडे का साथ देने उसके पीछे पीछे चला गया। योगिता के पास पहुंचकर पांडे योगिता को परखने के उद्देश्य से बोला, योगिता, अब हम लोग चलते हैं। जब तक योगिता कुछ बोलती, मनोज ने योगिता के साथ खड़े लंबे और स्मार्ट लड़के से हाथ मिलाकर कहा, हेलो, मैं मनोज। लड़के ने भी विनम्रता से मनोज से हाथ मिलाया। हेलो, मैं शशांक। योगिता ने शशांक का परिचय दिया। ये शशांक है, जीजाजी के रिश्तेदार, इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये एक अधूरा और आशंकित करने वाला खतरनाक परिचय था, पर पांडे समझ गया कि इस लड़के के सामने वो कुछ भी नहीं है। शादी की लाइटिंग और चकाचौंध में पांडे का चेहरा फीका पड़ गया। पांडे समझ गया कि योगिता अब इस लड़के से ही प्यार करेगी। उसे अपनी हार एकदम सामने दिखाई देने लगी। इस हार से पांडे बुझ गया। लड़का उन लोगों से विदा लेकर चला गया। मनोज पूरी तरह कंफर्म करना चाह रहा था कि वास्तविकता क्या है। मनोज ने योगिता से कहा, योगिता, शशांक अच्छा लड़का है। योगिता को मनोज का कथन समझने में वक्त नहीं लगा। मनोज का आशय भी शायद वो समझ गई थी। उसने मनोज से बड़ी उत्सुकता से पूछा, सच में? मनोज ने पूरी जांच पड़ताल के उद्देश्य से योगिता से कहा, योगिता, इंग्लैंड जाकर हम लोगों को भूल मत जाना। योगिता शर्मा गई। उसने अपना सर केवल ना के इशारे में हिलाया, जिसका अर्थ था कि वह इंग्लैंड जाकर इन दोनों को नहीं भूलेगी। पांडे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लैंड जाकर योगिता उसे याद करेगी कि भूल जाएगी। कुछ देर खामोशी बनी रही। पांडे की हिम्मत योगिता के चेहरे की ओर देखने की नहीं हो रही थी। योगिता ने मनोज से कहा, आप लोग खाना खाकर ही जाइए। योगिता की नजरें पांडे से बच रही थी। मनोज ने सच उगलवा लिया था। पांडे वही खड़ा था। उसके पैर और दिमाग पत्थर हो गए थे। योगिता ने पांडे की तरफ देखा भी नहीं। वह दूसरी तरफ चली गई। अश्विन ने देखा कि अब पांडे और मनोज अकेले हैं तो वह लपक कर आ गया। मनोज ने अश्विन से कहा, पांडे का खेल खत्म। तुम सही थे अश्विन। योगिता उस इंग्लैंड वाले लड़के से प्यार करती है। अश्विन ने पांडे से व्यंग्य में कहा, पांडे अब चलें या खाना खाकर जाओगे। एमए हिंदी में लात मारकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ तुम्हारी प्रेमिका निकल ली इंग्लैंड। पढ़ लो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे खाना खा लेते हैं, देर हो रही है। पांडे अश्विन से कुछ नहीं बोला था, पर उसके भीतर आग लगी हुई थी। उसे योगिता पर क्रोध आ रहा था। योगिता से कुछ कहने की हिम्मत पांडे की नहीं थी, इसलिए पांडे मनोज पर फट पड़ा। जिस दिन श्रद्धा तुम्हें छोड़कर जाएगी उस दिन खा लेना तुम खाना। तुम्हें क्या करना मुझसे? तुम्हें श्रद्धा की याद आ रही होगी। जाओ तुम श्रद्धा को फोन कराओ। मेरी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पांडे ने अपने लुट चुके प्यार का गुस्सा मनोज पर उतार दिया। मनोज समझ गया था कि इस समय पांडे से कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। अश्विन पांडे को दूर खींच ले गया। मनोज वही खड़ा रहा। दूर स्टेज पर कमबख्त इश्क है जो सारा जहां है, वो गाने पर कुछ लोग डांस कर रहे थे। मनोज को सुखविंदर और आशा भोसले के इस गाने से जैसे नशा हो गया। अपने अधूरे इश्क में मनोज फिर से डूब गया। मनोज को लग रहा था कि ये गाना जैसे उसी के लिए गाया जा रहा है। ये इश्क इश्क हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है। श्रद्धा के इश्क में डूबे मनोज के सामने इस समय श्रद्धा के अलावा कोई नहीं था। गाना खत्म होने के बाद ये भरा प्रेमी वापस अपने दोनों साथियों के पास आ गया।
लूटा प्रेमी पांडे कंफ्यूजन में था कि खाना खाए या नहीं। उसके दिल और पेट में जद्दोजहद चल रही थी। उसे पता था कि आज पीली कोठी में भी उसे स्वाना नहीं मिलेगा, इसलिए उसने भूख से समझौता नहीं किया। भरपेट खाने के बाद तीनों कार से पीली कोठी चल दिए। पेट में भोजन जाने के बाद पांडे में फिर से दुखी होने की ताकत आ गई। वह दुखी मन से सड़क पर देखने लगा। पांडे की रोने की इच्छा होने लगी, पर रोने के लिए कार उसे उपयुक्त नहीं लग रही थी। अश्विन ने दोनों प्रेमियों से कार चलाते हुए कहा, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए प्रेमिकाएं कुतियाएं होती है, जिन्हें शुरुआत में ही लतिया देना चाहिए, नहीं तो ये बहुत परेशान करती है। अश्विन ने प्रेम और प्रेमिका के बारे में अपना विचार दोनों प्रेमियों को बता दिया। दोनों प्रेमी अश्विन की बात से सहमत नहीं दिखे तो अश्विन ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और प्रेमी कुत्ते होते हैं जो उनके पीछे पढ़ाई छोड़कर लपलपाई जीभ निकालकर भागते रहते हैं। क्यों पांडे? अश्विन ने पांडे को कुत्ता कह दिया था और अश्विन उसकी स्वीकारोक्ति भी पांडे से चाहता था। पांडे जोर जोर से बोलने लगा, हाँ मैं कुत्ता हूँ मैं कुत्ता। इतना कहकर उसकी रुलाई फूट पड़ी और वो अश्विन से लिपटकर रोने लगा। अश्विन को इस लिपटने से कार चलाने में असुविधा हो रही थी। उसने पांडे को अपने से अलग किया और कहा, पांडे कार चलाने दो, अभी घुस जाएगी किसी में। प्रेमिका से हाथ धोया है, जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, हटो अलग। मनोज अभी भी उसी गाने के सुरूर में था। जब अश्विन ने मनोज से पूछा कि मनोज जी बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मनोज ने पूरे गले से पूरी आवाज में उसी गाने की लाइनें गाना शुरू कर दी। ये इश्क इश्क हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है, ये इश्क दिल की दौलत है। गाना इतना तेज और बेसुरा था कि कार के बाहर सड़क पर चलने वाले कुछ लोग भी मनोज को देखने लगे। तीनों पीली कोठी पहुंच गए। इस अव्यवस्थित रात में पढ़ाई नहीं होनी थी। पांडे कमरे में पड़ा पड़ा अपनी छूट चुकी प्रेमिका के लिए दुखी होता रहा। उसे अपनी पीड़ा का जहर खुद ही पीना था। सोनी सोनी अखियों वाली गाना आज पांडे ने नहीं चलाया। उसने लगान फिल्म का भजन, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुम बिन हमरा कौनु नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुम बिन हमरा कौनु नाही, अपने टेप रिकॉर्ड पर लगा दिया और पलंग पर लेटकर रोता रहा। दोनों प्रेमी फिर से भूल गए थे कि उनका प्रीलिम्स सामने है। तो दोस्तों, ये था 12वीं फेल बुक का 5वीं पार्ट। तो अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप इसका अगला पार्ट सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी अगले ऑडियो बुक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।